वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 8 साइंस का सेकेंड चैप्टर और इस चैप्टर की कुछ वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मैंने साइंस की प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 2.5 व्हाई इज सेल कंसीडर टू बी अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कंसीडर किया गया? तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है ना कि टिश्यू को या ऑर्गन को हमने बेसिक यूनिट क्यों नहीं कहा? क्योंकि ऑर्गन टिश्यू से बना है और टिश्यू सेल से बना है, तो सेल बेसिक हुआ कि नहीं? फिर एक क्वेश्चन ये भी तो माइंड में आ सकता है कि सेल भी तो कई चीजों से मिलकर बना है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अलावा बहुत सारी चीजें। इन्हीं सब चीजों को मिलाकर तो सेल बना है, तो सेल को बेसिक क्यों कह रहे हैं? इसके अंदर और सारी चीजें हैं, उसको बेसिक कह लो। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो बनी होती है छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से, जिसको हम सेल्स कहते हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। अब एक सिंगल सेल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं उस ऑर्गेनिज्म की कई सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने में। जैसे न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वैक्यूल्स हो गया, कई सारी चीजें होती है, सबका अपना काम होता है। अब जो बॉडीज होती हैं सारे ही प्लांट्स और एनिमल की, वो बनी होती है बहुत सारे सेल से, यानी कई सारे सेल मिलके तब जाके कोई प्लांट या एनिमल बनता है। इसीलिए हम इनको मल्टी सेलुलर यानी मैनी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। यानी जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो कई सारे सेल से मिलके बने हैं, इसीलिए सारे ही प्लांट्स और एनिमल्स को हम क्या कहते हैं कि वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो सेल्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं इंडिविजुअली, यानी अलग अलग अपना फंक्शन होता है उनका, बट ऑल्सो कोऑपरेट विद ईच अदर टू इंक्रीज द चांस ऑफ सर्वाइवल। कई सारे सेल हैं तो सारा काम एक ही सेल नहीं करता, सबका काम अपना बटा होता है कि भैया ये वाला जो काम है ये इतने सेल देखेंगे, फिर कोई दूसरे तरीके का फंक्शन है वो ये वाले सेल देखेंगे। तो सेल भी अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं और एक दूसरे से कोऑपरेट भी कर रहे होते हैं, यानी मिलजुल के काम कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि एक ग्रुप ऑफ सेल की मर्जी में जो आ रहा है वो कर रहा है, दूसरा कुछ कर रहा है, सबका एक दूसरे से कोई लेना ही देना नहीं है, मिल के काम कर रहे होते हैं ताकि उस ऑर्गेनिज्म की जो सर्वाइवल की चांस है, जिंदा रहने की जो चांस है, वो इंक्रीज हो सके। अगर सब अपने मन की करने लगेंगे और कोऑपरेट नहीं करेंगे तो भी वो ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह पाएगा। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ हो गए, ये बने होते हैं सिर्फ एक सेल के और इनको हम यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। दे कैरी आउट ऑल द फंक्शंस नेसेसरी फॉर दियर सर्वाइवल इन अ सिंगल सेल। अब भैया जब एक ही सेल के बने हैं तो सारा काम उसी एक सेल को करना पड़ेगा कि नहीं? मल्टी सेलुलर में तो ढेर सारे सेल हैं, अलग अलग सबका काम बांट दिया गया कि भैया ये ग्रुप जो सेल का वो काम करेगा, दूसरा ये काम करेगा। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर सिर्फ एक ही सेल है, जिनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जिनमें आपके बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ आ गए, तो इनमें तो सारा काम उसी एक सेल को करना पड़ेगा जिंदा रहने के लिए। दूसरे माइक्रोब्स जैसे कि एल्गी और फंजाई हो गया, ये बने होते हैं एक या एक से ज़्यादा सेल से। फॉर एग्जाम्पल यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है, वहीं जो मोल्ड है वो एक मल्टी सेलुलर फंगस है। तो ये सारे जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि कौन से वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो मल्टी सेलुलर हैं, कौन से यूनिसेलुलर हैं, कौन सी ऐसी कैटेगरी है जहाँ यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों पाए जाते हैं। जैसे फंगस हो गया, यीस्ट एक तरह का फंगस है लेकिन वो यूनिसेलुलर है, वहीं मोल्ड भी एक तरह का फंगस है, ये मल्टी सेलुलर है। हाँ, तो यहाँ से क्या आपको आंसर मिला कि सेल को हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कंसीडर करते हैं? तो नहीं समझ पाया तो मैं समराइज कर देता हूँ। देखो, ऑर्गन या टिश्यू को हम बेसिक यूनिट इसलिए नहीं कहते क्योंकि एक रीज़न तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो ऑर्गन है वो टिश्यू से बना है और टिश्यू सेल से बना है। दूसरा चीज़ ये है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को एग्जिस्ट करने के लिए टिश्यू या ऑर्गन का होना ज़रूरी नहीं है। हमने अमीबा के बारे में, एल्गी के बारे में, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो सिर्फ एक ही सेल के बने होते हैं, तो उनमें टिश्यू और ऑर्गन तो होता नहीं, लेकिन फिर भी वो एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं, वो दुनिया में है कि नहीं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को एग्जिस्ट करने के लिए टिश्यू या ऑर्गन का होना ज़रूरी नहीं है, सेल का होना ज़रूरी है कि एक सेल होगा तो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर सकता है। अब सेल के अंदर भी फर्दर बहुत सारे कॉम्पोनेंट होते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसके अंदर एक भी सेल ना हो। कम से कम एक सेल तो होगा ही। तो सेल बेसिक यूनिट हुई कि नहीं कि एक सेल तो होना ही पड़ेगा, एक से ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम तो एक सेल होगा, यानी इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता कि ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म हो जिसके अंदर पूरा एक सेल ना हो बल्कि सेल का कुछ चीज़ें हो। मतलब कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सिर्फ साइटोप्लाज्म है, या एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सिर्फ न्यूक्लियस ही है, या माइटोकॉन्ड्रिया अपना अलग टहल रहा है एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की तरह। तो ऐसा नहीं हो सकता, कम से कम तो एक सेल होना ही पड़ेगा किसी भी ऑर्गेनिज्म को एग्जिस्ट करने के। इसीलिए हम सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं कि सेल्स को ही जोड़कर एक ऑर्गेनिज्म बनता है, नहीं तो कम से कम एक सेल तो चाहिए ही, उससे छोटे पे कोई बात नहीं हो सकती। अब जैसा कि एनिमल और प्लांट सेल के अंदर होता है, जो सेल्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, ये भी सराउंडेड होते हैं सेल मेम्ब्रेन से। हमने देखा था ना एनिमल और प्लांट के जो सेल हैं उनमें एक लेयर होती है बाहर, इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। उसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल्स ऑफ फंजाई एडिशनली हैव अ सेल वॉल बट दे डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट, सो दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब अगर हम फंजाई की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन तो सारे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर है,
इसके अंदर एक और लेयर होती है जैसा कि प्लांट्स के अंदर होती, जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। तो फंजाई के अंदर सेल वॉल भी होती है। सेल मेम्ब्रेन तो सारे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, लेकिन फंजाई के अंदर सेल वॉल भी होती है एडिशनली। लेकिन एक खास बात और है इसके अंदर, जैसा हमने प्लांट में देखा था उसके अंदर सेल वॉल होती है, लेकिन उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल स्टोर रहता है। वही जो क्लोरोफिल है वो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। इनके अंदर सेल वॉल तो होती है लेकिन क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही तो क्लोरोफिल रखा जाता है, तो क्लोरोफिल नहीं होगा, और क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो अपना फूड नहीं बना सकते। तो ये चीज़ इनके अंदर होती है, इसीलिए ये प्लांट से अलग होते हैं। इनको प्लांट की कैटेगरी में नहीं रखा गया क्योंकि सेल तो इनका प्लांट जैसा है, लेकिन ये अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। बैक्टीरिया डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब बैक्टीरिया के अंदर एक खास बात ये होती है कि उसका वेल डिफाइंड कोई न्यूक्लियस ही नहीं होता। अब वेल डिफाइंड कैसे होता है भाई, जैसे न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन होगी, कोई कवरिंग होगी, तो हम कह सकते हैं कि भैया ये जो है इसका न्यूक्लियस है, ये बाउंड्री है, इसी के अंदर जो चीज़ मटेरियल है ये पूरा न्यूक्लियस है। अब अगर मेम्ब्रेन ही नहीं होगी तो न्यूक्लियस का मटेरियल ऐसे बाहर फैला रहेगा। तो बैक्टीरिया की कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता क्योंकि उनकी कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, कोई ऐसी लेयर नहीं होती, कोई ऐसी कवरिंग नहीं होती जो न्यूक्लियस के मटेरियल को अपने अंदर रखे। तो न्यूक्लियस नहीं होता तो फिर क्या होता है, इंस्टेड दे हैव अ न्यूक्लियोइड। उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियोइड होता है। अब ये क्या चीज़ है, देखो ऊपर आपको ये डायग्राम बना हुआ है, ये अ बैक्टीरियल सेल शोइंग द न्यूक्लियोइड रीजन। तो ये पूरा बैक्टीरिया का एक सेल है जिसमें ये जो ब्लैक कलर से आप देख रहे हो ये न्यूक्लियोइड है। अब ये न्यूक्लियस से अलग कैसे होता है? अब वैसे तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड के अंदर कई सारे डिफरेंस होते हैं, लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन आपको इस बुक के अंदर दी है और जितना आपको जानना है उसकी बेसिस पे मैं आपको ये बताता हूँ कि देखो न्यूक्लियस में ये होता है कि एक मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर सारे मटेरियल न्यूक्लियस वाले वो भरे होते हैं, उसी के अंदर पैक रहते हैं। वहीं बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो उसमें ऐसी कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती जो न्यूक्लियस के मटेरियल को पैक करे। न्यूक्लियस का मटेरियल प्रेजेंट रहता है। कहोगे कैसे हमको पता चला? भाई सिंपल सी बात है, आमतौर से न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ें पाई जाती है जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल मतलब उस ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होती है। ब्लूप्रिंट आप समझ सकते हो, पूरा डिज़ाइन उसके अंदर होता है। जैसे कोई गाड़ी वगैरह बनती है ना, तो पहले उसका पूरा डिज़ाइन बनाया जाता है। ये गाड़ी ऐसे दिखेगी, इसके टायर ऐसे होंगे, इसकी हेडलाइट ऐसी होगी, सीट ऐसे होगी, इंजन ऐसे होगा, सारी चीज़ें पहले से डिज़ाइन उसके तैयार की जाती है, फिर उसके बाद उसको रियल में बनाया जाता है। इसी तरीके से कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होते हैं। वो जेनेटिक मटेरियल उसके डिज़ाइन की तरह से होते हैं, यानी वो ऑर्गेनिज्म कैसा दिखेगा, उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, साइज कैसा होगा, वो क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इसके अंदर होती है। तो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, इस न्यूक्लियोइड के अंदर भी जेनेटिक मटेरियल होता है। तो वहां से हमने पहचान लिया कि न्यूक्लियस वाला ही मटेरियल है, बस उसके ऊपर कवरिंग नहीं है। तो क्या करा जाए, नाम बदल दो, क्योंकि न्यूक्लियस में एक मेम्ब्रेन होती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है, न्यूक्लियस का जो मटेरियल है वो ऐसे फैला हुआ है, तो उसको हमने न्यूक्लियोइड नाम दे दिया। ठीक है। दिस फीचर डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द सेल्स ऑफ यीस्ट, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये जो फीचर है बैक्टीरिया के अंदर, ये इनको दूसरे तरीके के जो सेल्स हैं जैसे यीस्ट, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंजाई, प्लांट या एनिमल के जो सेल है उनसे अलग बनाता है, क्योंकि इन सब के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, लेकिन बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर हमने कुछ बेसिक से सेल स्ट्रक्चर देखे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना, बहुत सारी चीजें होती है सेल के अंदर, कुछ ही आपको बताया गया, बहुत सिंपल सा डायग्राम है। अब सेल के अंदर और भी बहुत से कंपोनेंट होते हैं जिसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। फॉर ऑब्जर्विंग सब सेलुलर कॉम्पोनेंट, सब सेलुलर मतलब सेल के अंदर जो चीजें होती हैं उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमको माइक्रोस्कोप चाहिए होगा जिसके बहुत हाई मैग्निफिकेशन हो, यानी बहुत ज़्यादा उसको जूम किया जा सके, बहुत ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए होगा। तो ऐसे ही एक माइक्रोस्कोप होता है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये मैग्नीफाई करता है सेल को लगभग 10 लाख टाइम्स। नॉर्मल जो माइक्रोस्कोप था हमने क्या देखा था, वो लगभग 300 to 400 या 500 टाइम्स इतना मैग्नीफाई करता था। कहाँ 500 और कहाँ 10 लाख, कितना ज़्यादा डिफरेंस है। यानी इतना ज़्यादा मैग्नीफाई करोगे तो सेल के अंदर जो चीज़ें हैं वो आपको साफ साफ दिखाई पड़ेंगी। वेयर वी कैन सी मोर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेल। तो अभी तक तो आपने ये समझ लिया होगा कि सारे ही लिविंग बीइंग जिसके अंदर आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ गए, ये बने होते हैं एक या एक से ज़्यादा सेल से। उनका जो सेल है वो डिफर करता है साइज, शेप और स्ट्रक्चर के अंदर। प्लांट और एनिमल के जो सेल होते हैं उनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। क्या डिफरेंस होता है भाई? प्लांट के सेल के अंदर सेल वॉल होती है, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती। वैक्यूल्स की भी बात कर ले तो प्लांट सेल के अंदर काफ़ी बड़े साइज का होता है और एनिमल में जनरली प्रेजेंट नहीं होता, अगर होता भी है तो बहुत छोटे साइज का होता है। अंडरस्टैंडिंग दीज डिफरेंसेस हेल्प अस लर्न हाउ दीज ऑर्गेनिज्म फंक्शन डिफरेंटली। तो ये जो प्लांट और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस है ये मदद करता है हमारी इस बात को समझने में कि किस तरीके से ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये अलग अलग तरीके से फंक्शन करते हैं। यानी बेसिक लेवल पे सेल को देखा जाता है कि हाँ सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, फिर वहाँ से देखा जाता है अच्छा ये इस तरीके का सेल है तो ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ऐसा सेल है तो ये फंक्शन।
तो इस चैप्टर के अंदर हमने जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बेनिफिट थे, क्या फ़ायदे होते हैं, इसके बारे में पढ़ा था। लेकिन ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कि बीमारियां कॉज करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर, इंसानों के अंदर भी कॉज करते हैं। तो इसके बारे में हम यानी इनमें से कुछ डिजीज़ के बारे में हम जो कि माइक्रोब कॉज करते हैं नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी माइक्रोब्स के बारे में अच्छी अच्छी बातें कर ली, अगले चैप्टर में बुराई भी कर लेंगे उनकी। अब यहाँ आता है आपका स्नैपशॉट्स, यानी समरी है, थोड़ा अलग तरीके से नाम दिया गया है इसका। तो इसको चलिए एक बार देख लेते हैं, यानी पूरे चैप्टर में हमने क्या चीज़ें पढ़ी, एक बार रिवाइज ही हो जाएगा, अच्छी बात है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्मॉल साइज़ के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि विजिबल नहीं होते अनएडेड आई से, यानी नेकेड आई से आप नहीं देख सकते। ये हर तरीके के इन्वायरमेंट में रहते हैं, यहाँ तक कि जो बॉडीज़ है प्लांट्स और एनिमल्स की उसके अंदर भी रहते हैं। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ ये यूनिसेलुलर है, वही हमने देखा था कि जो फंजाई है ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। वही जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये तो सारे मल्टीसेलुलर ही होते हैं। सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, क्यों होता है सारा रीज़न हमने देख ही लिया था। अब जो बॉडी है सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो बनी होती है सेल्स से। सेल कंटेन करता है बहुत सारे कंपोनेंट जो हेल्प करता है उस ऑर्गेनिज्म को परफॉर्म करने में बहुत सारे फंक्शन और जिंदा रहने में भी मदद करता है। यानी सेल के अलग अलग कंपोनेंट होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है। एक टिपिकल जो सेल है वो बाउंड होता है सेल मेम्ब्रेन से, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म फिल रहता है और वो कंटेन करता है न्यूक्लियस। प्लांट, फंगल और बैक्टीरिया जो सेल होते हैं उनमें एक्स्ट्रा कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ। बैक्टीरिया में खास बात हमने क्या देखा था, लैक्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसका कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो न्यूक्लियस का मटेरियल ऐसे ही फैला रहता है। सेल डिफर करते हैं शेप और साइज के अंदर, यानी अलग अलग शेप और साइज के सेल्स होते हैं। अब शेप अलग क्यों होते हैं, क्योंकि उनका जो शेप है वो रिलेट करता है उनके फंक्शन से जो वो परफॉर्म करते हैं। जैसा फंक्शन उनको करना वैसे ही उनका शेप होता है। हमने मसल सेल्स और नर्व सेल को देखा था ना कि वो देखो उनका शेप कैसे अलग होता है, क्योंकि काम अलग है। बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ ये अलग अलग तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। अब वायरसेस भी बहुत छोटे होते हैं साइज में, लेकिन ये दूसरे तरीके के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये इनसे अलग होते हैं क्योंकि ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं सिर्फ इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म, यानी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जब जाएंगे तो ही जाकर ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी फिर ये लिविंग की तरह बिहेव करते हैं। अदरवाइज ये बिल्कुल नॉन लिविंग थिंग की तरह से रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए बेनिफिशियल यानी फायदेमंद भी हो सकते हैं और नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिकम्पोज करते हैं प्लांट और एनिमल वेस्ट को इनटू सिंपल सब्सटेंस और ये क्लीन अप करते हैं एनवायरनमेंट को। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि रहते हैं रूट नोड्यूल्स के अंदर, लिग्यूम्स के, एक तरह के प्लांट है जैसे कि पीस, बीन्स और लेंटिल्स हो गया। ये ट्रैप करते हैं नाइट्रोजन एयर से और इंक्रीज करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी, यानी प्लांट को जो नाइट्रोजन चाहिए वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट से नहीं ले सकती, तो ये क्या करते हैं एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन लेंगे और उसको ऐसे फॉर्म में बदल देंगे जिससे वो प्लांट यूज कर सके और फिर उसको लेके सॉइल में मिला देते हैं। यीस्ट फंजाई है जिसका यूज किया जाता है ब्रेड, केक्स, पेस्ट्रीज, इडली, डोसा, भटूराज इनको बनाने में। लैक्टोबैसिलस का यूज किया जाता है कर्ड फॉर्मेशन के अंदर, घरों के अंदर, और जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है फूड इंडस्ट्रीज के अंदर वहां पर। अच्छा, ये जो इडली, डोसा, भटूरा वगैरह है इसको बनाने में यीस्ट का भी यूज किया जा सकता है, लैक्टोबैसिलस का भी यूज किया जा सकता है, यानी बैक्टीरिया का भी यूज किया जा सकता है। इनमें से जिसको भी यूज करोगे उसी हिसाब से इसका फ्लेवर आपको मिलेगा, क्योंकि चैप्टर के अंदर हमने देखा था ना वहां पर लैक्टोबैसिलस का यूज करके बताया था कि ये यूज करते हैं इडली, डोसा, भटूरास के अंदर। अब यहाँ पढ़ोगे तो यहाँ लिखा है तो यीस्ट का, कंफ्यूजन हो सकता है ना, इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि दोनों चीज़ यूज कर सकते हैं, बस टेस्ट में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा इस चैप्टर के अंदर था और यहाँ पर चैप्टर एंड हो गया। बस ये जो आगे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है ये बचे हैं तो सेपरेट वीडियो के अंदर आ जाएगा, मतलब एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट तो हमारा हो गया। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।